गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सिविल चौपाल। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सिविल चौपाल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट हैं, खासकर जो एचसीएस के जो एस्पिरेंट हैं, उनको हम थोड़ी मदद पहुंचाने का काम करेंगे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो जो कि बीच में एक गैप हो गया था लंबा, हम आपसे मिल नहीं पाए थे। एक तो हमारे जो टीम मेंबर्स थे और हम थे, वो एक तो बहुत सारे काम हो गए थे, कुछ मेंस के एग्ज़ाम आ गए थे, उन वजह से हम मतलब आपसे मिल नहीं पाए थे। तो चलिए अब हम फिर से इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आज जो ये वीडियो होने वाली है, ये आपको बताएगी कि जो एचसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन भी आ गया है, और जो आपको एग्ज़ाम डेट पता है कि 26 अप्रैल को प्रीलिम्स है हमारा, और 26 ऑफ जून को आपका मेंस जो नोटिफाइड किया गया है एचपीएससी के द्वारा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी इस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जल्दी जल्दी सिर्फ प्रीलिम्स कीजिए, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे निकलेगा। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंस को पहले करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ठीक नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको ये पता है कि जो अपने फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 6 तारीख से, 6 फरवरी से। और अभी आप लोग सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, वो आप अपना फॉर्म अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें, कोई किसी का सर्टिफिकेट की दिक्कत आएगी, किसी को किसी भी चीज़ की दिक्कत आएगी। तो अगर आप शुरुआत में इन चीज़ों को करते चलेंगे तो सबसे पहली जीत तो यही होती है कि आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो जो लास्ट डेट है याद रखना आप लोग, 26 ऑफ फेब है, और 5 बजे तक आप फॉर्म के पेमेंट और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। प्लस याद रखना है जो प्रीलिम्स है अपना, वो 26 अप्रैल को है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। 26 अप्रैल को अपना प्रीलिम्स है, और 27 से लेकर 29 जून पे जो नोटिफिकेशन ये नोटिफाई किया गया है एचपीएससी के द्वारा, मेंस की डेट। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। सिर्फ 2 मंथ का ही गैप मिलेगा आप लोगों को, और 2 मंथ्स में भी आपके 10 से 15 दिन आपके इस बात में चले जाएंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है प्रीलिम्स का, मेरा अच्छा हुआ था, मेरी की आ रही थी, की में दिक्कत आ गई है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए आपको मेंस की तैयारी भी करनी चाहिए साथ साथ। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑप्शनल हट गया है, एसपीएससी ने अपना ऑप्शनल को रिमूव कर दिया है। और ऑप्शनल रिमूव के बाद उन्होंने जीएस का जो पेपर पहले 200 नंबर का था और ऑप्शनल का पहले 200 नंबर का था, उनको अब बदल के जीएस के 4 पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, 4 इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसा कि यूपीएससी में पहले भी होता है, सेम उसी की तरह। प्लस एक इंग्लिश हिंदी का पेपर है, जो यूपीएससी में इनके नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो 100 नंबर के हैं, इनके नंबर काउंट होंगे और आपके मेरिट बनाने में काम करेंगे। तो इसलिए आपको ये भी इग्नोर नहीं करने हैं, और इनको तो साथ लेके चलना ही है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये चीज़ें सिलेबस चेंज की गई हैं। प्लस ये मैंने सीधा आसान भाषा में आप लोगों के लिए लिख दिया है कि जीएस 1 में मोटा मोटा आप लोग समझेंगे तो एक तो हिस्ट्री आ रही है अपनी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और मॉडर्न हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया है। प्लस इंडियन सोसाइटी बताई गई है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो आएंगे। और जियोग्राफी, जियोग्राफी में फिजिकल ह्यूमन इंडियन जियोग्राफी जो है, प्लस हरियाणा के इशूज़ जो इनसे रिलेटेड है वो आएंगे। तो मोटा मोटा हम समझे तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी को हम समझ सकते हैं इसमें। प्लस हरियाणा के जितने भी स्पेसिफिक इशूज़ हैं इनसे रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर होंगे जीएस 1 में। ऐसे ही जीएस 2 में आपको पॉलिटी की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस। एक पॉलिटी की बात हो रही है, गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कवर हो जाएगा। प्लस सोशल जस्टिस की बात हो रही है, ये भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा अलग होता है इसमें। ये सामाजिक न्याय की बात करेगा कि सोसाइटी में कौन सी चीज़ें कमी है, हंगर आ रही है, वो आ रही है, उनसे लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो रखा गया है। प्लस इससे भी जितने हरियाणा से रिलेटेड इशूज़ हैं वो, तो यानी इसमें हम समझ सकते हैं पॉलिटी, आईआर और सोशल जस्टिस, और एक रह गया आपका गवर्नेंस। जो छोटे से टॉपिक होते हैं, आईआर, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस, ये रह गया। इसमें मोटा मोटा मैन पॉलिटी और आईआर आप लोग देख सकते हैं। जीएस 3 की बातें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक तो इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर को भी हम इसी में कवर करते हैं, बजट को भी। तो एक तो इंडियन इकोनॉमी अपना जो पार्ट हो गया ये है, प्लस साइंस एंड टेक, एक तो साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, एक आपको इन्वायरमेंट मिलेगा,
और एक आपको देखने को मिलेगा डीएम, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी जिसको आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। जितने भी इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं, जो टेररिज्म है या कोई भी नक्सलिज्म है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये एक टॉपिक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। प्लस हरियाणा से इशूज़ जितने भी इनसे रिलेटेड हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये तो हरियाणा इशू तो मतलब तीनों में ये दिया ही गया है। प्लस एक जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है ये है इथिक्स। इथिक्स यानी कि नैतिक शास्त्र की बातें करेंगे, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये सारी चीज़ों के बारे में। प्लस एक केस स्टडी एक बहुत बड़ा पार्ट होगा इसका इस पेपर में, जो आपको एक केस स्टडी देगा, कोई सिचुएशन देगा और उसका बारे में आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि आप अगर उस सिचुएशन पे होते, आप डीसी होते, आप एसडीएम होते, तो आप उस वक्त क्या करते। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी नैतिकता से रिलेटेड। तो ये हमने चार्ट दे दिया है। प्लस इंग्लिश हिंदी का जो पेपर है वो पहले भी होता है और अभी भी होता है, ये आप लोगों को पता ही है, और इनके मार्क्स काउंट होंगे मेरिट में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि 100 नंबर के तो ये भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए। तो अब देखिए, ये मैंने हिंदी में बता दिया, ये सारी चीज़ें वही है। अब देखते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की। तो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों के मन में कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ूं या फिर मेंस को पढ़ लूं। तो सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि मैं तो बस प्रीलिम्स करूंगा और मेंस मेरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये करने से भी नहीं चलेगा। और कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ आप मेंस करो, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कुछ गलतियां जो मैंने भी की थी और बहुत सारे बच्चों ने की है, तो उनसे ही मतलब सीख रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमने 3 टाइप के कैंडिडेट को यहाँ पे डिवाइड किया है आपकी, मतलब आप 3 तरह के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी। एक तो होंगे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पहले प्रीलिम्स पास किया है। मतलब आप लोग देखें तो जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है किसी भी स्टेट पीसीएस का, या तो किसी भी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, यानी उन्हें प्रीलिम्स का पूरा एक्सपीरियंस है और उन्होंने पूरा एक बार सिलेबस कवर कर रखा है। बस उन्हें अब थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है प्रीलिम्स के लिए। तो एक तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है प्रीलिम्स की, हम एक ये ब्रॉडर कैटेगरी देख सकते हैं बच्चों की। प्लस जो दूसरी एस्पिरेंट्स की बातें हो रही है वो है मिड लेवल कैंडिडेट्स की। मिड लेवल कैंडिडेट्स में हम उसको रखते हैं कि जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है, हालांकि उनके अंदर अभी भी एग्जामिनेशन फियर है, उन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाला, किसी कारणों से वो रह जाते हैं। सिलेबस उनका कंप्लीट है, उन्हें सिलेबस कंप्लीट भी नहीं तो जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, उन्होंने मोटे मोटे कर रखे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन से फियर नहीं है हटा है और प्रीलिम्स नहीं निकला है उनका अभी तक। एक उनमें हम रख सकते हैं मिड लेवल कैंडिडेट्स को। और एक है जो फ्रेशर है, और फ्रेशर भी वैसे जो सच में तैयारी करना चाहते हैं। एक तो ऐसे फ्रेशर होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस फ्रेशर कह रहे हैं खुद को कि भी फॉर्म आ गए, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनको हम इसमें भी नहीं रखेंगे, फ्रेशर कैटेगरी में हम रखेंगे ऐसे बच्चों को सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं इस बार, और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पढ़ना चालू कर दिया है, अपनी एनसीईआरटी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट। अब इन तीनों के हिसाब से हम देखेंगे कि किसको क्या करना चाहिए। तो इन तीनों कैटेगरीज का आपको पता लग गया कि कौन कौन आप कहाँ पे फॉलो करते हैं, ये आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं कि कैसे हम अब स्टार्ट करेंगे इसको, क्या क्या करेंगे। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, हम सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, अब एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है, जो वेटरन है, उसको क्या करना चाहिए। उसको सबसे पहले मेरे ख्याल से 60 से 70% जो मेंस है अपना सिलेबस वो कवर कर लेना चाहिए। और उसको अपना जो टाइम है, जैसे अगर उसके पास 6 आवर्स हैं तो कम से कम उसको 4 से 5 घंटे, मैं तो कहूँगा कि 5 घंटे तक भी वो अभी कब तक, यानी कि 1 अप्रैल, और अगर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अगर कम कॉन्फिडेंट है तो 15 मार्च तक उसको कम से कम मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और प्रीलिम्स पे 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे तक वो उसको दे सकता है, खासकर 15 मार्च और 1 अप्रैल तक। अब इस बीच में भी वो क्या करेगा, इस बीच में वो करेगा एक तो इंग्लिश, एक हिंदी, यानी ये 100 नंबर के जो एग्जामिनेशन है ये, प्लस आपका एक इथिक्स का जो पेपर है GS4, ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जो आपके सिलेबस को कवर करेंगी। अब ये क्यों, ये सब्जेक्ट ही क्यों बताए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि HCS ने अपना सिलेबस बिल्कुल चेंज किया है अपने नोटिफिकेशन में, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं की। एक तो उन्होंने 33% का जो रूल था, यानी कि अगर किसी बच्चे के इंग्लिश में 33% नहीं आते तो उसकी सारी सीट्स चेक नहीं होंगी, ये पक्का है। और हिंदी में भी अगर 33% नहीं आते तो उसकी सीट चेक नहीं होंगी, तो ये भी पक्का है। प्लस उन्होंने एक 45% का जो क्राइटेरिया था उसको भी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इसका मतलब अगर 600 नंबर का पूरा आपका एग्जामिनेशन है, उसमें अगर आप किसी भी बच्चे के 270 नंबर नहीं आते तो भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको पास नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले इंग्लिश हिंदी हमने इसलिए रखा है कि एक तो ये 33% का जो रूल है, इससे बचने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होगा कि हमें इंग्लिश और हिंदी में पास होना है। और आप लोगों को याद भी होगा कि 61 कैंडिडेट जब पास हुए थे तो बहुत सारे बच्चों को हिंदी में फेल कर दिया गया था, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में फेल कर दिया गया था।
तो इन चीज़ों से भी हमें बचने के लिए इंग्लिश हिंदी पे खास फोकस करना चाहिए। और एथिक्स एक जो इसको छोटा सिलेबस भी कहते हैं और जल्दी कवर होने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए एथिक्स को हमने यहाँ पे रखा है। तो और प्लस आपको आंसर राइटिंग अगर आप डेली एक क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, 2 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ PYQ, तो आप लिख के देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीलिम्स के लिए अगर आपको अभी कुछ करना है तो आप रिवीजन करें, या फिर PYQs के जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-4 MCQs देख रहे हैं, 10-15 MCQ रोज देख रहे हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 15 मार्च या 1 मार्च तक तो आप फुल टू मेंस भी अगर तैयारी करते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर भी चुके हैं और आपको पता भी है, बस आपको अभी रिवीजन की जरूरत है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इंग्लिश, हिंदी और एथिक्स हमें इनको लेके चलना है साथ में। और कब तक, अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप तो 1 अप्रैल 15 मार्च तक लेके चल सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो 1 मार्च से आप सोच सकते हैं कि मैं प्रीलिम्स का फिर से रिवीजन चालू कर दूंगा। हाँ, और एक प्रीलिम्स में आप एक चीज़ थोड़ी अलग है, आप साइंस को नेग्लेक्ट ना करें। आप बेसिक वेटरन है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, फिर भी साइंस को आप नेग्लेक्ट ना करें। प्लस अब आते हैं कि मिड लेवल कैंडिडेट जिन्होंने वो अनसेटेबल है, उनका कॉन्फिडेंस अभी उनके पास इतना नहीं है कि वो सच में कर गुजरेंगे, प्रीलिम्स को कर ही देंगे, उनका ये कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हुआ है। लेकिन उनका सिलेबस हाफ कंप्लीट है या बीच में है, लेकिन कंप्लीट होने वाला है, या फिर सारे सब्जेक्ट्स का उन्हें मोटा मोटा पता है, उन्होंने पहले पढ़ रखा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक बैलेंस बना के चलना है। ये बैलेंस अप्रोच कैसी रहेगी, इस बैलेंस अप्रोच में क्या करना है आपको, प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को साथ में लेके चलना है। अब इसमें कैसा होगा, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप या तो अल्टरनेट डे पे पढ़ रहे हैं मेंस को, यानी एक दिन मेंस पढ़ रहे हैं, एक दिन प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ऐसे कर रहे हैं कि हाफ टाइम भी बांट सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 6 आवर्स मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए तो आप 3 आवर्स प्रीलिम्स को दे रहे हैं, या 4 आवर्स भी कर सकते हैं, इसको 2 आवर्स या 3 आवर्स हाफ भी कर सकते हैं। कैसे भी करके आप ऐसे बैलेंस करके अप्रोच चला सकते हैं कि आपको कैसे करना है। इसमें भी अप्रोच वही रहेगी कि आपको इथिक्स, इंग्लिश और हिंदी ये आपको कवर करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 हफ्ते इंग्लिश कर रहे हैं, फिर 1 हफ्ते हिंदी कर रहे हैं, और इथिक्स आप साथ में चला रहे हैं। लेकिन इथिक्स आपको बिल्कुल भी मिस बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये पैरेलल अप्रोच आप अपना सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी। और अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें तो मेंस पढ़ना ही नहीं है, हम प्रीलिम्स करेंगे और बाद में 2 महीने में कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप प्रीलिम्स कर भी लेते हैं और मेंस में अगर बाद में आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पास नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा फिर इस नोटिफिकेशन का और इन सारी मेहनत का जो आप लोग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो फ्रेशर्स हैं और ये फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं और कोई राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इनको प्रीलिम्स के MCQs का एक्सपीरियंस भी इनको कम है, इनके लिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप प्रीलिम्स को पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अब आप जब प्रीलिम्स को पढ़ रहे हैं, आप भी और जो ये मिड लेवल के बच्चे हैं ये भी, ये प्रीलिम्स को पढ़ते समय आप लोग याद रखिए कि हमने क्या बताया था कि GS2 में आप लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, GS1 में आप लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, GS1 में आप जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और आपके मेंस दोनों में आ रहे हैं। ये सभी बच्चों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये बात है कि ये कुछ सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है। टेक का पोर्शन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन साइंस उसमें भी कवर होती है, साइंस एंड टेक है। तो ये कुछ जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो इसको आप मेंस से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि बस आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए अभी, और बाद में जब राइटिंग आएगी, जैसे कि आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी का, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं पॉलिटी का, तो उस वक्त आप देख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं आप लोग फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल आप 1 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 3 पढ़ रहे हैं, तो इन आर्टिकल्स को पर्टिकुलर थोड़ा देख लें कि ये किन से रिलेटेड है। जैसे कि कोई अमेंडमेंट की प्रोसेस है, थोड़ा उसको देख लें कि अगर मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा। बस इस तरह से थोड़ा ध्यान देके करें तो ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम अपना क्या करें, ज़्यादा टाइम, जैसे अगर आपको 6 आवर मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए, 6 आवर मिल रहे हैं, तो कम से कम आप जैसे कि 5 आवर या फिर आप 4.5 आवर आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं, और जो बचे हुए 1.5 घंटा या 1 घंटा है वो आप मेंस को दे रहे हैं। और मेंस को देने की भी अप्रोच ये रख सकते हैं, इसमें आप पूरा मेंस पढ़ेंगे, ये 1.5 और 1 घंटे में आप पूरा मेंस पढ़ेंगे। इसका मतलब इसमें भी इथिक्स को अलग से देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश को देख सकते हैं, और आप हिंदी को देख सकते हैं। कुछ भी आप जो कर रहे हैं अलग अलग अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा देखें जरूर। और रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स करते समय हम ये तो कर ही रहे हैं कि जब हिस्ट्री को देख रहे हैं तो थोड़ी सी अप्रोच अपनी डिफरेंट रख रहे हैं कि सिर्फ हम ऐसे ना पढ़ के चलें कि MCQ को सोल्व करें, हम ऐसे भी लेके चलें कि कल को अगर
जैसे कि हम हिस्ट्री की बात लेके चले, कोई एग्जांपल लेके चले, तो कोई जैसे रेवतवाड़ी सेटलमेंट मुझे याद आ रहा है अभी, सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी डेट को, सिर्फ डेट को याद ना करें, सिर्फ रीजन को याद ना करें कि किस रीजन में ये लगाई गई थी, जो रेवतवाड़ी समझौता था, जो ज़मीन के लिए जो टैक्सेस का जो रिलेटेड था इंग्लिश गवर्नमेंट का, क्यों हम उसको सिर्फ डेट याद करके छोड़ दें। सिर्फ एमसीक्यू की तरह नहीं, थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट थे इसके, इन चीज़ों को देखेंगे, क्या रीजंस थे, तो थोड़ा सा मेंस में लिखने के लिए भी आपकी आसानी हो जाएंगी। शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो आपको इन जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको क्या करना है, ज़्यादातर आपको अपने जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इनको कवर करने में लगाने हैं, प्लस जो आपका बचा हुआ टाइम है, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी, वो उस पर आप मेंस को पक्का फोकस करें। और मेंस को फोकस करने में यानी मेंस के ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आप इनको पक्का कवर करें बीच बीच में, ठीक है। कभी भी आपको टाइम लगता है, जैसे हफ्ते में अगर टाइम मिल रहा है, आपको वीकेंड पे टाइम निकाल रहे हैं, तो आप मेंस को 2 घंटे दे दें, लेकिन आप पढ़े जरूर। और एक और बात करेंगे हम, थोड़ी आगे करेंगे। अब जो टाइप ऑफ एस्पिरेंट के हिसाब से हमने पढ़ा कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को क्या करना है, मिड लेवल कैंडिडेट को क्या करना है, फ्रेशर को क्या करना है, लेकिन तीनों को ये बात तो याद रखनी है कि ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इथिक्स है, आपकी इंग्लिश है, जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, या आप इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। और मैं तो कहता हूँ कि बिफोर प्रीलिम्स आपका ये तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर प्रीलिम्स, ये पक्का हो जाने चाहिए आपके, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके होंगे। सोच के देखिए, इंग्लिश जब बच्चे 33% का डर उनके मन में होगा, तब तक आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी। हिंदी का जब 33% के डर में बच्चे फेल होंगे, तब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी। इथिक्स आपने कर लिया होगा, जो एक नया है जो एचसीएस के बच्चों के लिए। तो और एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें, और फिर भी अगर उनको लगता है कि भाई हमने तो ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अलग से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनल सिक्योरिटी देख सकते हो, आप साइंस एंड टेक को थोड़ा देख सकते हो, लेकिन ये बस ऑप्शनल है, मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये इन 2 कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल भी मना है। ये 2 कैंडिडेट तो इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इनको ना देखें आप, तो सिर्फ इन पे इथिक्स, इंग्लिश और हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं यही क्यों, ये मैंने बात कर ली है, क्योंकि इथिक्स एक तो GS4 है, जल्दी कवर होता है, ये बड़ी बात है। और इसमें जो थ्योरी है वो ज़्यादातर आप मतलब कई बच्चे होते हैं कि रट के भी काम चला लेते हैं। थ्योरी है, उसमें आपने थोड़ा समझा और उनको थोड़ा याद कर लिया कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करूँगा। एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया, उसकी एक सिनॉप्सिस होती है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच करूँगा, तो उस अप्रोच सिनॉप्सिस बना के आप PYQ के, उससे भी इथिक्स आपका कवर हो जाता है। PYQ से लगभग ये पेपर पूरा कवर हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आप इथिक्स को आप पढ़ें। और अब इनकी अप्रोच क्या हो सकती है, इंग्लिश को कैसे करेंगे, हिंदी को कैसे करेंगे, इथिक्स को कैसे करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप कैसे कवर करेंगे। इसके लिए आप अगर चाहेंगे तो हम सिविल चौपाल पे अलग से आपको एक स्ट्रेटजी भी सेशन दे देंगे, तीनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग, कि आप कैसे कैसे इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं और कम टाइम में। तो लेकिन अभी आपको यही करना है। इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बता पाऊंगा कि ये जल्दी कवर हो जाएंगे और बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा भी ढंग से टाइम सेट करके देंगे तो। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, टेलीग्राम पे DM आए हुए थे कि प्रीलिम टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक तो ये प्रीलिम टेस्ट सीरीज बहुत चला हुआ है, एक फोमो चीज़ होती है जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, मतलब बुरी चीज़ नहीं है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसको, एक ये अप्रोच होती है कि आपको ये डराया जाता है कि आपसे ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, तो ये क्रिएट किया जाता है। फिर लोग कह रहे हैं कि 50 टेस्ट अगर आप नहीं देते हैं तो आप प्रीलिम्स बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे, 30 टेस्ट नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप 10 से 15 अच्छे टेस्ट, 10 से 15, और मैं तो 10 से कम ही कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी अप्रोच रखते हुए हम 10 से 15 का नाम ले रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 8 से 10 टेस्ट भी अगर आप ढंग से लगा लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस कवर करने के बाद, थोड़ा से PYQ कवर करने के बाद, तो वो जो आपको बेनिफिट देंगे उससे बेहतर कुछ नहीं है। और अब बात करते हैं कि PYQ की क्या अप्रोच होनी चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि अगर आपने प्रीलिम टेस्ट सीरीज नहीं की तो आपका काम शायद चल जाए, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि चल ही जाएगा, लेकिन आप PYQs अगर आपने मिस कर दिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। होता क्या है, अब एक नई चीज़ चली हुई है मार्केट में कि डेली आपको MCQs देंगे हम, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो नए बच्चों को ये बताया जाता है कि आप आइए, आप डेली MCQs करिए हमारे साथ सिलेबस के साथ, तो आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और MCQ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसको कहते हैं कि इल्यूजन, ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, आपने तैयारी कर ली है, लेकिन ये बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल एक झूठ है। ये क्यों झूठ है? ये
सोच के देखिए, डेली एमसीक्यूज आपको सिलेबस के बारे में आपको नहीं पता है, आपको उस पूरी चीज के बारे में नहीं पता है, एक्सप्लेनेशन आपको कितना बता देगी, आपको टाइमलाइन क्लियर नहीं है, हिस्ट्री की पॉलिटिक्स के आर्टिकल क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट नहीं आता है, और उसमें आपको कोई बच्चा सिर्फ आपको एमसीक्यूज से करवा रहा है, तो ये गलत है। ये आप ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। अच्छी अप्रोच यही होती है कि अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो पीवाईक्यू लीजिए, और वो भी टाइमलाइन से सीखिए। जैसे जो भी आपने आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज उठाइए और उस पीवाईक्यू से सीखना शुरू कीजिए टाइमलाइन के बेस पे। मतलब आप पहले अपना सिलेबस कवर ही कीजिए और फिर उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज देखिए उसके पैरेलल, यानी कि आप पढ़ भी रहे हैं और आप एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं। लेकिन ये डेली एमसीक्यूज वाला ये अप्रोच मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगी। हाँ, उनके लिए बेहतर है जो रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, तो उनके लिए बेस्ट है। ये होता भी उनके लिए ये कि उनको रिवीजन करना है और उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है उनको, तो वो क्या करते हैं, रोज अपना याद कराते हैं और वो 25 या 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे उनका अप्रोच आसानी हो जाती है। आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप पीवाईक्यू, ये मैंने बता दिया कि ये मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और जिनको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम की कमी है, वो इसको देख सकते हैं। बाकी के लिए मैं तो इसको मतलब कहता हूँ कि आप अवॉइड कीजिए। प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे ना लगाएं कि रोज टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप वीकली इसको आप लगा सकते हैं, ये आपको पक्का फायदा देगा, वीकली आपको बेनिफिट देगा। रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू रियल गोल्ड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सबसे पहले एचसीएस के जो पीवाईक्यू आया है पिछले साल का, मैंने वीडियो में बताया भी था, एक जो एचसीएस प्रीलिम स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, उसमें उससे आप ये देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ट्रेंड एनालिसिस भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस अप्रोच क्या हो सकती है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी की वीडियो अलग है, आप वो देख लीजिएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, ये लास्ट 5 ईयर के सीडीएस के जो, खासकर ये सीडीएस और सीएपीएफ की मैं कह रहा हूँ, खासकर जियोग्राफी और जो साइंस के जो आपके पीवाईक्यू हैं, ये आप पक्का देख के जाएं। आप मिनिमम 5 ईयर के भी देख के जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये करने के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज पे की ओर जाते हैं या फिर कोई डेली जो भी आपको मिल रहे हैं टेस्ट उनकी ओर जाते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि आप सोच के देखिए, जो भी चीज़ पीवाईक्यू में आई है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने उसके मतलब पेपर में उतारा है, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में आ रही है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं फिर उसको। और एक बात और, आप पीवाईक्यू को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ना देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पीवाईक्यू सोल्व करें तो आप प्रैक्टिस के लिए ना देखें, आप उसको लर्निंग की तरह देखें। आप उसको लर्निंग की तरह देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में आप थोड़ा ध्यान दे लें कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगली बार ये भी ऑप्शन क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यू रियल गोल्ड है, एचसीएस पीवाईक्यू कीजिए आप। सीएससी प्रीलिम जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स का, यानी कि जो सिविल सेवा का वो एग्जामिनेशन है, उसके 5 साल के पेपर, सीएपीएफ के प्रीलिम्स के और सीडीएस के जो पेपर होते हैं, आप उनको 5 साल के करके जाएं। खासकर सीडीएस और सीएपीएफ अगर आप करना चाहें तो जियोग्राफी साइंस के पक्का करके जाएं, और एक हाँ हिस्ट्री भी इनमें देखने को मिलेगी आपको। बाकी सब्जेक्ट्स आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सीएससी प्रीलिम्स तो आप लोग आप इसमें इन्वायरमेंट के सेक्शन को थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, बाकी लगभग आप कवर करने चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेंस टेस्ट सीरीज़ की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेंस टेस्ट सीरीज़ रोज़ मैं आंसर राइटिंग कर ही लेता हूँ, तो आंसर राइटिंग का मैंने बता दिया। आंसर राइटिंग आप अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हो, आपने पहले प्रीलिम्स लिख चुके हो, आप मेंस भी लिख चुके हो और अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आप मेंस पढ़ रहे हो तो बीच बीच में आप आंसर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक डेली आंसर लिख रहे हैं, वो भी पीवाईक्यू। तो मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए तो बिल्कुल नो है सभी के लिए। अभी इस वक्त पे एक तो आपको बिल्कुल भी मेंस टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? एक तो आपका जो पैसे हैं वो बर्बाद होंगे, क्योंकि सोच के देखिए, भगवान करे ऐसा ना हो कि कल को अपना प्रीलिम्स क्लियर ना हो और आप मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। देखिए नुकसान तो नहीं होता, कभी ना कभी तो फायदा देगा, लेकिन अभी के लिए आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ऊपर से टाइम सिर्फ अपने पास मोटा मोटे 17 डेज है, प्रीलिम्स भी करना है, उसमें मेंस भी करना है, और उसमें मतलब आपको जो इवेल्युएटर होगा बताएगा, आपको मतलब कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है। और अप्रोच यही रखनी चाहिए कि लोगों के महलों को देख के अपनी झोपड़ियों को आग नहीं लगानी चाहिए, सीधी बात ये है। तो मेन टेस्ट सीरीज़ अभी आपको बेनिफिट से ज़्यादा मतलब नहीं देगी, तो आपको मेन टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ये पक्की बात है। आपको अगर आप वेटरन भी हैं, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी हैं और मेंस कर रहे हैं आप, तो आप पीवाईक्यू कीजिए। आप विश्वास कीजिए, आप एथिक्स के पीवाईक्यू करेंगे, आप इंग्लिश और हिंदी को आप पीवाईक्यू से देखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश हिंदी के लिए भी आप कुछ और चीज़ें अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि इसके जो प्रेसी आता है,
पैराग्राफ आता है, उसको आप अलग अलग जगह से देख सकते हो, जहाँ पे भी जिन पेपरों में ये आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जब आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो हम बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इस सीमेंटेड सीरीज़ के उसके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। और याद रखिए, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, फोमो, ये क्रिएट किए जा रहे हैं मार्केट में कि आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे ये हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों में ना आए। और याद रखिए कि एक पार्किंसंस प्रिंसिपल होता है, ये कहता है कि ये हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर जैसे हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं और उस सफाई करने में हम देखते हैं कि हमसे 3 से 4 आवर्स लगा रहे हैं, 3 से 4 आवर्स हमको अपने घर की सफाई करने में लग रहे हैं, लेकिन उसी वक्त हमें पता लगता है कि कोई मेहमान आ रहा है और वो आधे घंटे में आने वाला है, तो आप विश्वास कीजिए हम आधे घंटे में भी सफाई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने काम को उतना ही बढ़ा लेते हैं जितना आपको टाइम मिलता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 दिन बहुत कम है, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों में, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये 70 दिन बहुत ज़्यादा है, आप इसको 50 दिन में भी कर सकते हैं, 30 दिन में भी कर सकते हैं, ये लो ऐसा कहता है। तो ये सारी साइंटिफिक चीज़ें ये आपको ही पता है, घर का एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और आराम से तैयारी करनी है अपनी। और प्लस हम सिविल चौपाल पे हम क्या कर सकते हैं, इथिक्स पेपर की आपको डिटेल स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, इंग्लिश हिंदी की जो स्कोरिंग अप्रोच है वो आपको बता देंगे कैसे कैसे पेपर में चीज़ें आती हैं। और आपको कुछ भी चाहिए तो आप मतलब हमें बताइएगा, बिल्कुल आपको पता है। एक टेलीग्राम पे हमने हैंडल बना रखा है @सिविल्स चौपाल हेल्प करके, आप सर्च करेंगे जब टेलीग्राम पे तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर पाएंगे, आप सीधा हमें बता पाएंगे कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। प्लस आपको जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है, और हम उनमें से भी नहीं है कि हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को 3 बार डालेंगे। हमने जो HCS की प्रीलिम्स स्ट्रेटजी आपके सामने डाली थी वो बिल्कुल प्रूवन स्ट्रेटजी है, वो आपको बिल्कुल फ़ायदा देगी। और इसका लिंक भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो जो थी ये आप इसको पक्का देखिएगा, सिर्फ व्यूज़ की बात नहीं है, आपको ये फ़ायदा देगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और अच्छा लगने के बाद आप कमेंट पक्का करना, जैसा भी लगे आपको अच्छा बुरा कमेंट पक्का करना। और ये देखिए वही बात, स्ट्रेटजी फॉलो करो या ना करो, पर एग्जाम को कन्फ्यूजन के साथ मत दो, क्योंकि कन्फ्यूजन एक ऐसी चीज़ है मतलब आपको जगह जगह पे रोकेगी पेपर क्लियर करने से। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें पक्का बताइएगा। ये @सिविल्स चौपाल हेल्प अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, आप उस पर अपना सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको आगे चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी। और ये प्रीलिम स्ट्रेटजी की जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, पक्का देखिएगा, ये आपको 100% बेनिफिट देगी पक्की। और NCERT आपको छोड़ के नहीं जानी है और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो थैंक्स अ लॉट आपके इस टाइम के लिए।